तो कहानी जहां रुकी थी ठीक वहीं से शुरू करते हैं। मैं राउरकेला जाने वाली रात की बस में था और बस वहीं से एक बहुत लंबी बेचैन रात की शुरुआत हुई। पूरी रात बस में एक पल के लिए भी आंख नहीं लगी। सोचिए, हरिराजपुर वाले किस्से के 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो गए थे और अब मैं राधिका से मिलने वाला था। दिल तो बस धक धक कर रहा था। दिमाग में बस यही चल रहा था, क्या वो मुझसे मिलना भी चाहेगी? कहीं गुस्सा तो नहीं होगी? मतलब इन्हीं सब ख्यालों ने मुझे सोने ही नहीं दिया। सुबह सुबह जैसे ही बस राउरकेला बस स्टैंड पर रुकी, मैंने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। सीधा एक ऑटो लिया और एनआईटी के लिए निकल पड़ा। सुबह के कोई 7 बज रहे थे। कैंपस एकदम शांत था, ज्यादा लोग थे नहीं। खैर, पूछते पाछते मैं राधिका के हॉस्टल तक पहुंच तो गया, पर जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। हॉस्टल के गेट पर ही सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक दिया और बस यहीं से शुरू हुआ मेरी जिंदगी का शायद सबसे लंबा और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग इंतजार। सुबह 9 बजे तक का इंतजार, जब लड़कियां अपनी क्लास के लिए हॉस्टल से बाहर निकलती हैं। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसे ना कॉल करूंगा ना मैसेज। डर था कि कहीं वो मना ही ना कर दे। मुझे लगा अचानक से सामने आ जाऊंगा तो शायद वो इतनी सख्त ना हो। 9 बजे लड़कियां निकलीं, पर उनमें राधिका कहीं नहीं थी। सच कहूं तो दिल ही बैठ गया। फिर मैंने उनकी क्लास खत्म होने तक का इंतजार किया। एक एक करके सब वापस भी आ गई, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और उसकी एक बैचमेट को रोका और उसी ने मुझे बताया कि राधिका कुछ टाइम से आ ही नहीं रही है। उसके बहुत सारे बैकलॉग्स हैं और ये तो उसका फाइनल ईयर है। जब मैंने पूछा कि वो क्यों नहीं आ रही है, तो उसने कहा कि वो उसे इतना अच्छे से नहीं जानती, लेकिन हाँ, उसने मुझे उसकी रूममेट आश्लेषा से मिलने को कहा। आश्लेषा। अचानक मेरे पास एक नाम था, एक लीड थी, उस दिन की पहली उम्मीद की किरण आप कह सकते हैं। सबने यही बताया कि आश्लेषा कैंटीन में मिलेगी, तो मैं चल पड़ा कैंटीन की तरफ। और यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया, क्योंकि अब मेरी मुलाकात होने वाली थी राधिका की, कह सकते हैं, सबसे बड़ी प्रोटेक्टर से। मैंने आश्लेषा को अपना इंट्रोडक्शन दिया और उसका रिएक्शन एकदम टू द पॉइंट था। बोली, हाँ, तुम वही डॉक्टर वाले लड़के हो ना जिससे वो हरिराजपुर में छुट्टियों में मिली थी? देखो, उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम उसे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आओगे। मतलब उसका मैसेज एकदम क्लियर था, मेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। मुझे जवाब चाहिए थे। मैंने कहा, हाँ, मैं समझता हूँ कि वो नाराज है, पर मैं यहाँ उसे वापस पाने या ऐसा कुछ करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा मकसद कुछ और ही था। मुझे बस ये जानना था कि वो इतनी बदल क्यों गई है। इस पे आश्लेषा का जो जवाब था ना, वो बहुत कुछ कहता था। उसने एक तरह से दुनिया को लेकर जो अपनी कड़वाहट थी वो सामने रख दी। उसकी बातों से ये एकदम साफ था कि वो मानती है कि हम लड़के ये सब बातें कभी समझ ही नहीं सकते। हमारे बीच एक आइडियोलॉजिकल क्लैश, एक वैचारिक टकराव साफ साफ दिख रहा था। मैं उसकी बातों को बस ऐसे ही सुनकर नहीं जा सकता था। मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे अपनी बात, अपने इरादे बिल्कुल साफ करने होंगे। जो कुछ भी मेरे अंदर चल रहा था वो सब बाहर आने वाला था। तो मुद्दा क्या था? आश्लेषा के हिसाब से हम लड़के सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल और पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, पर मेरा कहना था कि ये पूरी तरह से सच नहीं है। कई लड़के हैं जो उन लड़कियों का साथ देते हैं जो आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, अपना नाम बनाना चाहती हैं। और सबसे जरूरी बात, राधिका को किसी मसीहा या सेवियर की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपनी ही ताकत को याद करने की जरूरत थी। और फिर मैंने उसे वही कहा जो मैं सच में महसूस कर रहा था। मैंने कहा, अगर आप मुझे उसके बारे में कुछ नहीं भी बताएंगी तो भी चलेगा, लेकिन प्लीज ये गलतफहमी मत पालिए कि लड़के उन लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते जो अपना नाम बनाना चाहती हैं। और फिर मैंने अपनी असली वजह बताई। मैं राधिका तक इसलिए नहीं पहुंचना चाहता क्योंकि उसे मेरी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि उसे खुद की जरूरत है। और मैं उसे बस यही याद दिलाने जा रहा हूं। ये था मेरे उस टकराव का क्लाइमैक्स। मेरा वो लंबा सा मोनोलॉग खत्म हुआ। आश्लेषा ने एक शब्द नहीं कहा। मेरे पास अब कोई चारा नहीं था सिवाय एनआईटी कैंपस छोड़ने और वापस अपने कॉलेज जाने के। मैं पूरी तरह से हारा हुआ महसूस कर रहा था। रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन का इंतजार करने लगा। मैं प्लेटफॉर्म पर बैठा था, बस अपनी हार के बारे में ही सोचे जा रहा था। तभी अचानक से एक जानी पहचानी आवाज आई। आश्लेषा, वो वहां थी, आकर मेरे ठीक बगल में बैठ गई और उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। उसने मुझसे पूछा, तो इसका मतलब तुमने इतनी जल्दी हार मान ली?
उसकी आवाज में एक चैलेंज था। और तुम मुझे कॉलेज कैंटीन में इतने बड़े बड़े डायलॉग सुना रहे थे। ऐसा लगा जैसे वो मेरा रिजॉल्व, मेरी हिम्मत टेस्ट कर रही थी। मैंने उसे बताया कि नहीं, मैं तो बस वापस अपने हॉस्टल जा रहा था ताकि अपनी खोज की प्लानिंग कर सकूं। और तब उसने वो राज खोला जिसने मेरी पूरी खोज की दिशा ही बदल कर रख दी। उसने कहा वो पुणे में है और वहां ब्लू पॉइजन नाम से हैकर का काम करती है। यकीन मानिए, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये वो जानकारी थी जिसकी मुझे तलाश थी। ब्लू पॉइजन, पुणे में। फिर उसने एक और चौंकाने वाली बात बताई कि राधिका के पेरेंट्स को उसकी इस सीक्रेट लाइफ के बारे में पिछले 2 सालों से कुछ भी नहीं पता था। कुछ भी नहीं। उन्होंने ये राज इतनी सफाई से छिपाकर रखा था। 2 साल, यकीन करना मुश्किल था। फिर उसने मुझे एक मिशन दिया। साफ साफ कहा, अगर तुम सच में उसकी परवाह करते हो तो ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें उस तक पहुंचाने के लिए काफी है, लेकिन एक बात पक्की कर लेना कि तुम उसे वापस लाओगे। उसने ये भी कहा कि इस सब का अंत होना चाहिए, पर सही तरीके से। और सबसे बड़ी शर्त, उसके माता पिता को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। ये कह के वो चली गई और मैं पुणे की टिकट खोजने लगा। उस पल मुझे एहसास हुआ, राधिका की खोज खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक कई ज्यादा मुश्किल, एक कई ज्यादा खतरनाक खोज, ब्लू पॉइजन की खोज अब शुरू होने वाली थी। तो अब मेरे पास एक नाम था, एक शहर था, एक मकसद था, लेकिन इन सब के साथ एक सवाल भी था जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। क्या ब्लू पॉइजन को ढूंढते ढूंढते मैं उस राधिका को हमेशा के लिए खो दूंगा जिसे मैं जानता था? इस सवाल का जवाब तो आगे ही पता चलेगा।